नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। वर्ल्ड कप पर अपना खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी 4 की टीमों का फैसला हो चुका है और सेमीफाइनल जो वर्ल्ड कप का है उसका स्टेज अब तैयार हो रहा है बाज़ाब्ता, बल्कि ये कहा जाए कि स्टेज तैयार भी है। 24 को पहला सेमीफाइनल और 26 को दूसरा सेमीफाइनल। लेकिन एक बात अगर देखी जाए तो 24 से ज्यादा 26 के सेमीफाइनल का इंतजार खास करके एशिया और हिंदुस्तान के क्रिकेट शायकीन को है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से लफ्जी जंग शुरू की है और उसके 2 खिलाड़ियों ने जिस तरह से यह बयान दिया है, हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। कहा है कि पिच पर घास होनी चाहिए और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ है वो ये कि स्पिनर्स को वो उनके पास वैसे नहीं है जो हिंदुस्तान के हैं। किस तरह के इम्कानात हैं इस सेमीफाइनल में, और फिर उसके बाद 2 चोकर्स जो कि पहली बार ये कहा जाए कि खिताब जीतने के लिए जिद्दोजहद करेंगे और पहली बार ही नहीं बल्कि पहली बार फाइनल में पहुंचने के लिए जिद्दोजहद करेंगे, वो होंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों की परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल से पहले भी शानदार रही है। तो हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में क्या हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। हालांकि ये पहला सेमीफाइनल होगा लेकिन हम इसकी बातचीत बाद में करेंगे। और इन मौजूदात पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हम मौजूद हैं 3 हमारे एक्सपर्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शैलेश चतुर्वेदी जी, फजल इमाम मलिक साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। फोनलाइन पर भी कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल। आलमी कप 2015 का ताज किसके सर जाएगा, इसका फैसला अब सिर्फ 2 कदम दूर है। यानी कि अब देखा जाए तो सेमीफाइनल और फाइनल, सिर्फ सेमीफाइनल के मुकाबले बाकी हैं और जिसके बाद 29 मार्च को खिताबी मुकाबला होना है, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि पहला सेमीफाइनल 24 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 26 मार्च को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होना है। इस पर ज्यादा लोगों की नजर है। पहले मुकाबले की दोनों टीमें अब तक आलमी कप जीतने में कामयाब नहीं हो पाई हैं, यानी कि जैसा कि हमने बताया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका न सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है बल्कि फाइनल में भी ये दोनों टीमें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। न्यूजीलैंड को 6 मरतबा और साउथ अफ्रीका को 3 मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये टीमें अब तक फाइनल में नहीं पहुंच चुकी हैं। तो ये एक बात तय है कि ये जो पहला सेमीफाइनल होगा उसमें कोई जो भी टीम जीतेगी वो पहली बार फाइनल में पहुंचेगी। और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर वर्ल्ड कप जीतने का सवाल है, 4 बार सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है, जबकि हिंदुस्तान 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान 2011 का चैंपियन है और बहुत ही शानदार तरीके से अपना दिफा करने के जो कि खिताब का दिफा होता है उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या कुछ कॉम्बिनेशन दोनों टीम का होगा और किस तरह से ये सेमीफाइनल मुकाबला जो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा वो किस तरह से दिलचस्प हो सकता है, इस पर बात करते हैं हम अपने साथियों से। हम फजल इमाम मलिक साहब से जानना चाहेंगे कि फजल साहब, जो बयान आया है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का, पिच पर उन्होंने घास की बात कही है, इशारा बिल्कुल साफ है। नहीं, देखिए चूंकि जिस तरह का वहां मैच होता है और थोड़ा सा एक घरेलू मैदान है तो वो अपने हिसाब से सारी चीज चाहेंगे शबाब साहब कि पिच उनके हिसाब से बने। चूंकि हम अगर यहाँ मैच हुआ होता है हिंदुस्तान में तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हिसाब से विकेट तैयार किया जाए। तो जाहिर है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, चाहे वो मैक्सवेल ने बात कही हो या दूसरे खिलाड़ियों ने कि हिंदुस्तान को भूलना नहीं चाहिए, हमने उन्हें वनडे में हराया था, ट्रायंगुलर सीरीज में हराया था, टेस्ट सीरीज में हराया था, तो हिंदुस्तान को भूलना नहीं। लेकिन क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से हिंदुस्तान ने खेला और फिर सेमीफाइनल अभी है, यहाँ मुकाबला ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड होगा, मुकाबला लगभग बराबर होगा। जिस तरह से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच खेला जाएगा और हमने देखा है कि काफी रन्स भी बने, 400 का स्कोर भी इस टूर्नामेंट में बना, 300 प्लस भी बना, और उसके अलावा हमने देखा कि विकेट्स भी गिरे हैं। तो न सिर्फ ये कि जो बैट्समैन हैं उनके लिए काफी अच्छी विकेट है बल्कि बॉलर्स के लिए भी है। और जिस तरह की बात कही जा रही है कि पिच पर घास होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है, जो दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह के स्पेशलिस्ट स्पिनर इस वक्त टीम इंडिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है सेमीफाइनल में? बिल्कुल, स्पिनर बहुत बड़ा फर्क साबित होंगे। अगर
उसी पिच पे मैच होता है जिस पर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसी पिच पे शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। तो उस पिच में कितनी तब्दीली करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय क्यूरेटर के पास भी नहीं है। अगर वो इसको फास्ट बॉलिंग के मुफीद बनाना चाहें तो बहुत ज्यादा समय उनके पास नहीं है। ऐसे में उसको कितना चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी पिच पे होता है तो आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीकन स्पिनर ने, जो जाहिर है भारतीय स्पिनर से थोड़ा सा कमतर ही आप उनको आंकेंगे, उन्होंने 7 विकेट लिए थे श्रीलंका के, जो स्पिनिंग बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यकीनन स्पिनर का बड़ा रोल होने वाला है अगर ट्रेडिशनल सिडनी विकेट हुई तो। बाकी टॉम पार्कर जो वहां के क्यूरेटर हैं उन पर डिपेंड करेगा कि वो अपने होम टीम को थोड़ा फायदा पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। और एक बात और मंसूर साहब ये है कि अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो इस मैदान पर बहुत अच्छा रिकॉर्ड टीम इंडिया का नहीं है, तो टीम इंडिया चाहेगी इस रिकॉर्ड को भी बेहतर करें। शबाब साहब, हमको उस दिन की परफॉर्मेंस देखना है जिस दिन मैच है। हम रिकॉर्ड देख के तो आप खेल का फैसला नहीं कर सकते हैं कि रिकॉर्ड किया है। और अगर रिकॉर्ड्स पे ही डिपेंड करना है तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि पिछले वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो अगर रिकॉर्ड्स ही से नफ्सियाती दाव या हावी होता है, इंसान टीम हावी होती है, तो फिर हम ये देखें कि हमने पिछले वर्ल्ड कप में इनको हराया वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में। लेकिन हमसे भी ये डिपेंड नहीं करें कि ये रिकॉर्ड उनके फेवर में जा रहा है। वो मैच वो दिन जिसका होगा वो मैच जीतेगी टीम। और आप देखिए जो जिस घास की वो बात कर रहे हैं कि विकेट के ऊपर घास हो, वो बॉलर्स के एडवांटेज की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात का दावा ऑस्ट्रेलिया कैसे करेगा कि उनके बैट्समैन भी उस विकेट के ऊपर इंडियन बॉलर को फेस कर लेंगे? क्योंकि आप वहाब रियाज ने जो एक मैसेज दिया इंडियन बॉलर्स को, अगर इंडियन बॉलर्स ने जो कैच कर लिया तो मेरे ख्याल में इस विकेट के बाद घास हुई तो इंडियन बॉलर्स को फेस करना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए मुसीबत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा वहाब रियाज के आपने जिक्र किया फजल साहब। सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाह-उल हक, रमीज राजा, इनका ये कहना है कि टीम इंडिया को वहाब ने जिस तरह की बैटिंग की, हम शैलेश जी से भी बात करेंगे बाद में, जो बॉलिंग की है जिस तरह से, उसको सामने रखना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नफसियाती तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं इस सेमीफाइनल मैच में हिंदुस्तान के साथ नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए और किस तरह का फर्क है? जैसा कि शैलेश जी ने कहा कि अगर ट्रेडिशनल पिच पर अगर मैच होता है तो स्पिनर्स बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, और इसमें जाहिर सी बात है हम सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से कमतर है स्पिन के शोबे में। शबाब, ये बात सही है कि स्पिनर्स ने अगर अच्छा किया इस पिच पे, उनको अच्छा करना चाहिए। अश्विन अभी सबसे बड़ा मुझे लगता है कि तुरुप का एक का साबित होंगे भारतीय टीम के लिए। अगर उन्होंने T20 टाइप की गेंदबाजी नहीं की तो, जैसा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। मैंने पहले भी कहा है इसमें कि उन्होंने अपने आप को विश्व कप में, वर्ल्ड कप में रीडिस्कवर किया है। उन्होंने फ्लाइट पे ज्यादा जोर दिया, ऑफ स्पिन से ज्यादा तजुर्बे इस बार उन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं किए। तो एक तो यह है कि स्पिन का शोबा हमारा मजबूत है, अगर उन्होंने अपनी बेसिक पे ही ज्यादा ध्यान दिया तो। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की है, उससे हिंदुस्तानी टीम को मैसेज जरूर मिला होगा कि उनको भी आप शॉर्ट पिच गेंदों पे परेशान कर सकते हैं। और शमी ने आप देखिए कि किस तरह से शॉर्ट गेंदों पे विकेट्स लिए हैं। तो जाहिर है कि ये 2 मैसेज हैं। और तीसरी बात ये कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एशियाई खित्ते की होने की वजह से तमाम लोग सिर्फ एशिया की रह गई। शैलेश जी, अगर ओपनर्स से जोड़ी की बात करें, ओपनर्स पेयर है, बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं किया इस टूर्नामेंट में, तो कितना असर पड़ सकता है इसका? क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं रही है। देखिए, वो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका वाला मैच छोड़ दिया जाए तो शायद बेस्ट बॉलिंग अटैक भारत को खेलने को मिलेगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क और मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर आपको रोज नहीं मिलते और हेजलवुड उनके साथ है। तो बहुत खतरनाक बॉलिंग अटैक है, यकीनन फास्ट बॉलिंग अटैक। और भले ही ट्रेडिशनल सिडनी विकेट हो, लेकिन उसके बावजूद ये बॉलिंग अटैक ऐसा है जो ओपनर को आसानी से रन नहीं बनाने देगा। तो यकीनन ये बहुत की पॉइंट है कि भारतीय ओपनर कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब तक उस तरह का प्रेशर भारतीय टीम ने नहीं झेला है। ऐसा लग रहा है जैसे क्लिनिकल परफॉर्मेंस हो भारत की, एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस हो कि आपने तय किया हो कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कोई टीम आपको उससे रोक नहीं पाई हो अब तक। तो जब पहली बार कोई टीम रोकने वाली आएगी, उस समय टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उस प्रेशर में कैसे आप अपनी टीम को निकाल पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, मोहम्मद इशाउद्दीन और शैलेश जी और तारिक अनवर जी कहता हूं कि 1 to 4 पहले टॉप 4 बल्लेबाजों से कम 2 को 45 ओवर खेलने होंगे अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करना है। साहब, इसमें टेम्परमेंट ये है, आपके बैटिंग में जब तक ये चीज नहीं आएगी, मेरे ख्याल में आप लंबी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। इसमें आपको विराट कोहली हो या शिखर धवन हो, इनको यहाँ पर विकेट के ऊपर ठहरना पड़ेगा। क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ है। आपका स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है इशाउद्दीन? कैसा होगा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल? इंडिया ने मैचेस खेले हैं
उसमें खिलाड़ियों ने तो मिलजुल कर बढ़िया प्रदर्शन किया है। ऑस्टिन बढ़िया प्रदर्शन किया है, चाहे कोहली एक मैच में सेंचुरी बनाना हो, शिखर धवन 2 मैच में सेंचुरी बनाना हो, ये अलग बात है। लेकिन बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी सभी ने नहीं की है और सब मिलकर के बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं, सब मिलकर टुकड़ों में अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग। कोई एक मैच में चल जा रहा है, कोई दूसरे मैच में चल रहा है, चाहे बैटिंग की बात हो या बॉलिंग की बात हो, दोनों ही मरहले में। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रहेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है या जो भी स्पिन अटैक है उसको हम झेल सकेंगे और उनकी बल्लेबाजी को जो है हम कड़ी टक्कर दे सकेंगे। इशाउद्दीन, आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफी मैचेस कवर किए हैं। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो किस तरह से कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया का अपना मैदान होगा, उनके शायकीन होंगे, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ इस मरतबा परफॉर्म कर रही है उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर, तो इसका असर क्या कुछ पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया पर? ऑस्ट्रेलिया जरूर एक मैच हार गया था लीग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उनके प्रदर्शन में कोई ये निरंतरता नहीं है। उनमें भी है एक मैच हारना अलग बात है, लेकिन भारत जिस तरह से खेल रहा है, मैंने कहा कि वो जो टुकड़ों में जो प्रदर्शन हो रहा है भारत का, अगर यही प्रदर्शन रहा तो हम उनको आसानी से जो है मात दे सकते हैं। और रही बात कितना वो हमारे लिए है, तो ऑस्ट्रेलिया अटैक जो है और ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है जितनी तेज है वो थोड़ा मुश्किल जरूर पैदा करेगा। लेकिन अगर एक दो बल्लेबाज थोड़ा धीरे से खेले और बाद में टेलेंडर्स जो है वो बढ़िया से खेले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो है ज्यादा विकेट गिरने के बावजूद बढ़िया कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी मैंने 6-7 मैचेस खेले हैं वो हमारा बैटिंग पावर प्ले में जो है बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा है शुरुआत में वाले विकेट के बाद, लेकिन एक भी मैच में हमने बैटिंग पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा। इसका मतलब यह है कि हमारे बैटिंग में नीचे जाने के बाद 40-50 ओवर होने के करीब जो है वो बढ़िया रहता है स्थिरता, और ये हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है। फायदे की बात हो सकती है। आप हमारे साथ रहिएगा। तारिक अनवर एक नौजवान क्रिकेटर, इस वक्त मेघालय के अंडर 19 क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं। ये देखना हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि क्रिकेटर की क्या सोच है। जिस तरह से टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पहले सेमीफाइनल से भी ये बड़ा सेमीफाइनल होगा। तारिक, आप किस तरह से देख रहे हैं? सारे एक्सपर्ट की बातें आपने सुनी, शैलेश चतुर्वेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक साहब, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और इशाउद्दीन को भी आपने सुना। आप एक क्रिकेटर के तौर पर किस तरह से इस मैच को देख रहे हैं? सर, ये जो मैच है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, बट एट द सेम टाइम उन पे प्रेशर भी होगा क्योंकि वो होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। हमारी टीम जिस तरीके से कॉन्स्टेंसी से खेल रही है तो वो बहुत अच्छा है और मुझे ये लग रहा है कि सेमीफाइनल में भी हमारी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए। आपने सुना होगा कमेंट्स मैक्सवेल का पिच के बारे में, या फिर वो कह रहे कि हमने ट्रायंगुलर जीता, ये सब माइंड गेम है। बट मुझे ऐसा लगता है सर कि धोनी की जो टीम है वो काफी रिलैक्स होगी और सेमीफाइनल में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए, बहुत पुरुमीद है तारिक अनवर भी एक क्रिकेटर के हैसियत से कि हालांकि स्लेजिंग शुरू हो गई अभी से ही, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट से बारी बारी से बात करेंगे। मंसूर साहब, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का मैच जब भी होता है, और अगर कहा जाए कि ऑस्ट्रेलियंस और सब कॉन्टिनेंट कंट्री का मैच जब भी होता है, हमने पाकिस्तान के मैच में भी देखा, तो इस तरह की लफ्जी जंग जो शुरू हो जाती है, तो इससे साइकोलॉजिकली किस तरह से जीत हासिल करनी है धोनी की टीम को, ये एक अहम सवाल यहां पर। शबाब साहब, देखिए उनका जो स्टाइल है खेलने का वो उनका है, हमारा वो स्टाइल नहीं है। आपने देखी जब भी हमने इससे पहले टूर में ऑस्ट्रेलिया के, उसमें जहां जहां हम लोगों ने ये स्टाइल अपनाने की कोशिश की, वहां कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। बड़े टेस्ट मैच में भी कहीं हम हारे इस वजह से। लेकिन उनका स्टाइल है, आपको वो उकसाने का आप उसमें मत आइए। बस टेम्परमेंट का मामला यहाँ पर खेल है। देखिए उनके स्टाइल में वो आपको उकसाते हैं लेकिन वो नॉर्मल रहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमने आपको उकसाया लेकिन खुद भड़क गए, ये चीज नुकसान हो जाती है हमेशा। जैसे कि आपके विराट कोहली के साथ कई बार हो चुका है। आपको टेम्परमेंट अपना बना के रखना पड़ेगा, तभी आप इसको फेस कर पाएंगे। साहब, विराट कोहली एक मरतबा फिर निशाने पर रहेंगे क्या? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो कुछ माइंड ही नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता है उनको कुछ भी कह दिया जाए, कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा उनकी तरफ से नहीं आता। सबसे बड़ी चीज है कि एग्रेशन आप दिखाइए, मैदान पे दिखाइए, खेल के दौरान दिखाइए, बल्लेबाजी करते हुए दिखाइए, गेंदबाजी करते हुए दिखाइए, लेकिन एग्रेशन दिखाने के साथ डिसिप्लिन जरूरी है। आप एग्रेशन के साथ और एग्रेशन और डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि सारी जितनी स्लेजिंग है, चाहे विराट कोहली हो या दूसरे कुछ भी करते रहे ऑस्ट्रेलिया का, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्रेशन अपनी खेल में दिखाइए, और जब खेल में दिखाइएगा तो फिर उनका एग्रेशन कहीं खत्म हो जाएगा। और काउंटर अटैक बहुत जरूरी है। आपने देखा कि हम चाहे वो पाकिस्तान के मैच के लिए उन्होंने जब गेंदबाजी करते हुए काउंटर अटैक किया तो बैकफुट पर आ गई थी ऑस्ट्रेलियन टीम। कैच अगर नहीं गिराए होते
तो शायद खेल का वो नक्शा कुछ दूसरा होता, थोड़ा और अच्छा मैच देखा हम लोग देखते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो एग्रेशन जिसका जिक्र फरीदी ने किया, एग्रेशन जरूरी है, लेकिन वो जरूरी एग्रेशन मैदान में जबानी जंग से जरूरी नहीं है, वो एग्रेशन आपके खेल में होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। चलिए जी, आपने भी इस तरह की सिचुएशन को बहुत करीब से देखा है, किस तरह से मतलब मुकाबला करती हैं अगर कुछ टीमों के खिलाफ इस तरह की चीजें होती हैं? एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये शुरुआत हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर टीम इंडिया का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं होगा? देखिए, नहीं होगा, इस पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि सौरव गांगुली के कैप्टन बनने के बाद एक चीज इंडियन टीम ने सीखी है कि सामने वाले से आप परेशान ना हो। और धोनी की जिस तरह के कैप्टन है उसमें इस टीम को कतई कोई फर्क नहीं होने वाला है। विराट कोहली शायद कैप्टन होते तो शायद फर्क पड़ता, क्योंकि विराट बहुत एग्रेसिव किस्म के खिलाड़ी हैं और वो उनको लगता है कि अगर सामने वाले ने कुछ कहा है तो आप उसी की भाषा में उसको जवाब दें, क्योंकि धोनी को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो लगातार अपनी टीम को कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, आप फिल्में देखिए, आप अपने रूम में रहिए, कंप्यूटर गेम्स खेलिए, ग्राउंड पे मत आइए। ग्राउंड पे आखिरी के 2 दिन आएंगे तभी हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। तो धोनी की टीम को आप कम से कम इस तरह की स्ट्रेटेजी से आप उन पे असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है। और मोहम्मद इशाउद्दीन ने पिछले प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया था कि अगर वर्ल्ड कप धोनी के पास एक मरतबा आ जाता है फिर तो हो सकता है वो रिटायरमेंट ले ले। क्या ये आपका स्टेटमेंट बरकरार है इशाउद्दीन? इस तरह की बात हो सकती है क्या? और जिस तरह पे इशारा किया है अभी शैलेश जी ने कि धोनी जिस तरह से कूल एंड काम रहते हैं, अगर विराट कोहली अगर रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो मुस्तकबिल में अगर पूरी कमान विराट कोहली के पास आ जाती है तो क्या सिचुएशन बदल जाएगी? टीम इंडिया स्लेजिंग के घेरे में आ जाएगी या फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगा? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई जैसे कि शैलेश ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों का अपना अंदाज है और फैजी साहब ने भी कहा, तो हम भी इसी लाइन पे जा रहे हैं। तो हमें जो है उनका जवाब जो है मैदान पे देना होगा। और जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा दूसरे ढंग से सोचते हैं, भारतीय थोड़ा दूसरे ढंग से सोचते हैं कि वो जवानी ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, मैदान में आक्रामक होकर या धीमे ही सही, लेकिन हम ऐसा करें कि सामने वाला जो आसानी से चीज हो जाए, ऐसी कोशिश करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये चीज जो है मैदान में हमको देखने को मिलेगा। तारिक, किस तरह का लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए टीम इंडिया का? लाख इसके बावजूद के ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे और जाहिर सी बात है प्रेशर सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से नहीं, अपोनेंट की तरफ से नहीं होगा, इतने सारे जो शायकीन बैठे होंगे वहां पर दर्शक, उनके तरफ से भी प्रेशर होगा। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि सेमीफाइनल में जाए तो एकदम रिलैक्स रहे, अपने गेम को एंजॉय करें जैसे हमारी टीम अभी तक करते आई है। बिल्कुल सही बात है, रिलैक्स रहने की जरूरत है। और शैलेश जी, एक बात हम है यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी शिकायत है, जिस तरह से आप लोग ने भी जिस तरफ इशारा किया है कि ओपनिंग पेयर अच्छा नहीं है। और कुल मिलाकर एक अच्छी बात यह कही जा रही है कि जिस तरह से खिलाड़ी फेल होता है दूसरे उसे पकड़ लेता है, ये जरूर अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल तक गई है वही कॉम्बिनेशन होगा या इसमें कुछ तब्दीली की कोई गुंजाइश नजर आ रही है आपको? देखिए, अगर कोई इंजर्ड नहीं होता है, कोई चोट नहीं होती है, तो यही कॉम्बिनेशन होगा। धोनी इसमें कतई कोई चेंज नहीं करने वाले हैं और करना भी नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने चेंज करने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना बैटिंग लाइनअप चेंज किया, उन्होंने टीम में चेंजेस किए और उसका क्या असर पड़ा। तो ये टीम इंडिया बहुत ही रिलैक्स रहेगी और वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहेगी। वो कतई नहीं चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया को दिखाए कि हम पे कोई प्रेशर है, वो ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डालने की कोशिश जरूर करेगी। तो इसलिए टीम कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यही टीम खेलने वाली है बशर्ते सारे खिलाड़ी फिट हो। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तसर में दो और एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, टॉस जीतने का भी रिकॉर्ड बना है महेंद्र सिंह धोनी के जरिए, क्या आपको लगता है कि एक मरतबा फिर टॉस अहम रोल अदा करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि 400 का स्कोर भी इस मैदान पर हुआ इस वर्ल्ड कप में। टॉस तो बहुत अहम रोल अदा करेगा कि टॉस जीतने के बाद मुझे लगता है कि धोनी फिर अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला है, क्योंकि चेज करते वक्त आपने देखे 2 मैच हम लोगों ने चेज करते हुए लगभग उसमें बहुत मामला फंसता नजर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि चेज करने के बाद चूंकि सेकेंड इनिंग में फिर वही ड्यू फैक्टर वगैरह सारे आ जाते हैं, तो थोड़ी सी मुझे इसके ये लगता है कि उससे परेशानी हिंदुस्तानी टीम को ज्यादा होती है। तो पहले अगर टॉस जो जीतेगा मुझे लगता है उससे वो बल्लेबाजी करेगा, जैसे टॉस बहुत अहम। बिल्कुल, हम लोग यही दुआ करेंगे कि धोनी टॉस जीते और जो उनकी पसंद है उस हिसाब से वो खेलें उसको। मेरे ख्याल में चेस करना ज्यादा खतरनाक रहेगा। कितना बड़ा मैच होगा ये सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया का?
नहीं देखिए तरह तो टीम क्वार्टर फाइनल की तरह तो एक तरफा ना होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए मैच, ताकि लोगों को देखने में मजा आए। ठीक है, हार जीत एक खेल का हिस्सा होता है शबाब। अगर हम लड़के भी हारते हैं ना तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए लोगों को, लेकिन लड़ाई जरूरी है मैदान पे। लड़ाई मैदान पर जरूरी है और पॉजिटिव तरीके से वो भी लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैच फीस कट जाए या फिर खेल पर उसका असर पड़े। बहरहाल इसका भी ख्याल रखना जरूरी है और हिंदुस्तानी खिलाड़ी हमेशा इस बात का ख्याल रखते आए हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, अब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात तो हम यहां पर खत्म करेंगे। गर्चे इनका दूसरा सेमीफाइनल है लेकिन ये बहुत ज्यादा अहम है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे जो 24 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसके बारे में। और ये सबको मालूम है कि अब तक ये दोनों टीमें न सिर्फ ये कि खिताब नहीं जीत सकी हैं बल्कि अब तक फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी हैं। कैसा रहेगा पहला सेमीफाइनल, बात करेंगे ब्रेक के बाद। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हम समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल। अब हम बात करेंगे आलमी कप क्रिकेट 2015 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, जहां मेजबान न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होना है। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए अपने ग्रुप में सबसे ऊपर थी, वहीं उसके खिलाड़ी भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उसी वजह कर उसने अच्छा मुजाहरा किया है। वहीं उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका की उस टीम से है जिसके जाबाज किसी भी टीम को शिकस्त देने की जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। यह अलग बात है कि आलमी कप मुकाबलों में अब तक ये टीम बदकिस्मती का शिकार रही है। शैलेश जी, साउथ अफ्रीका को अगर वर्ल्ड कप की सबसे बदकिस्मत टीम कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक मरतबा फिर देखना है, बहुत ही शानदार तरीके से पहुंची है इस मरतबा सेमीफाइनल में। 6 बार सेमीफाइनल, ये छठा मौका है जब पहुंची है, फाइनल में एक बार भी नहीं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमें उस तरह से डिजर्व करती हैं, क्योंकि आपके पास नया चैंपियन आता है तो गेम आगे बढ़ता है, आप उस देश में गेम को पॉपुलर करने में उसको हेल्प मिलती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही टीमें डिजर्व करती है, दोनों लगातार अच्छा खेलती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि वो उससे आगे नहीं निकल पाती है। तो यकीनन उस लिहाज से यहां पर चुनना किसी एक टीम को बड़ा मुश्किल है। और लेकिन साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेली है श्रीलंका के खिलाफ, उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा एज साउथ अफ्रीका। और शैलेश जी, यहाँ पे करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा, चूंकि स्टेटिस्टिशियन हमारे साथ इशाउद्दीन है, वो कुछ सोच रहे होंगे। और दरअसल बात यह है कि 6 बार न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और 3 मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि दोनों ही टीमें बदकिस्मत रही हैं क्योंकि फाइनल में अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं। तो शैलेश जी, किस तरह का ये सेमीफाइनल आप देख रहे हैं? हाई वोल्टेज। और साउथ अफ्रीका के नहीं पहुंचने की एक वजह यह है कि 92 से उन्होंने एक बार वर्ल्ड कप में खेलना शुरू किया था, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बार बार ये दोनों टीमें अनलकी रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी वजह से कभी एक इंजमामुल हक आके न्यूजीलैंड को बाहर कर देते हैं, कभी एक कोई बारिश का रूल आता है जो साउथ अफ्रीका को एक बॉल में 21 रन 22 रन बनाने का सामने आ जाता है। उस लिहाज से दोनों ही अनलकी रही है। तो यकीनन दोनों में से किसी एक टीम का पहुंचना क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। लेकिन श्रीलंका वाला मैच अगर देखा जाए तो भले ही न्यूजीलैंड ने बहुत बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हराया है, लेकिन ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका बेहतर फॉर्म में। तो कुल मिलाकर खुला हुआ ये मैच है। अब फजल इमाम मलिक किस तरह से देख रहे हैं इस सेमीफाइनल को?
नहीं, सेमीफाइनल देखिए बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा कि मैच अच्छा होना चाहिए, जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों टीमों में से अभी चौकस टीम है। हाँ, दोनों कभी फाइनल नहीं खेले हैं, तो जाहिर है कि जो भी एक टीम आएगी वो फाइनल खेलेगी, पहली बार फाइनल खेलेगी, तो क्रिकेट के लिए अच्छा है। क्रिकेट का जितना को वसत मिलता है, जितना उसके आसमान में फैलाव मिलता है, तो क्रिकेट के लिए अच्छा है कि एक नई टीम आएगी, वर्ल्ड कप हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि जिन 4 टीमों को लेकर वर्ल्ड कप से पहले कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, वही टीमें लगभग सेमीफाइनल में पहुंची। अब और दोनों ग्रुप में आप देखिए कि 1 और 2 नंबर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं। अब हो सकता है कि 1 नंबर जो टीम है दोनों ग्रुप में रही है वो फाइनल भी खेले, तो हम तो चाहेंगे कि दोनों 1 नंबर वाली टीमें फाइनल खेलें, ताकि हिंदुस्तान भी फाइनल में पहुंचे और न्यूजीलैंड पहुंचे। अच्छा मुकाबला होगा जी। बिल्कुल, आप किस तरह से देख रहे हैं ये सेमीफाइनल? जिस तरह हम इनकी दोनों टीमों की बदकिस्मती की कहानी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में किसी को भी फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कौन किसका फेवर करे, कौन जीत जाए दोनों में, क्योंकि दोनों की हालत ही एक सी है। लेकिन इस मरतबा तो एक टीम खुशकिस्मत रहेगी। मेरे ख्याल में दोनों टीमों के बीच में स्पिनर से डिसाइड करेंगे। क्या इशाउद्दीन, दोनों टीमें में से कौन खुशकिस्मत रह सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा पीछे जा रहा है, लेकिन कुछ दुर्भाग्य की वजह से। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी जो है बहुत ज्यादा उम्दा नहीं। 92 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा तो लगातार कई लीग मैचेस उन्होंने जीते थे, और जब नॉकआउट की बारी आई थी तो वो बाहर हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी उनका ये जो है पीछा इस तरह का छाया पीछा करता रहे। लेकिन जिस ग्राउंड पे मैच होना है, आपको याद होगा ये ऑकलैंड के मैदान पर सेमीफाइनल होना है। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है इस मैदान पर जब न्यूजीलैंड ने मैच खेला था, तो वो मैच जो है न्यूजीलैंड जो है बहुत कठिन 1 विकेट से जीता, वो बामुश्किल। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को भी इस मैदान पर खेलने का इस वर्ल्ड कप में मौका मिला है पाकिस्तान के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका को तो चलिए कुछ भी हो सकता है। इशाउद्दीन, वक्त की यहाँ पर कमी है, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बहुत ही इख्तिसार में हम तारिक से जानना चाहेंगे कि इस सेमीफाइनल को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, ये जो सेमीफाइनल है, दोनों ही टीम डिजर्विंग है, दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है अभी तक। बट मैं यही चाहूंगा कि न्यूजीलैंड आए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन कंपेयर टू साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में। सर, तो 24 को पहला और 26 को दूसरा सेमीफाइनल और फिर 29 मार्च को तो फाइनल होगा। ये किसी को नहीं मालूम है फाइनल कौन टीमों के बीच खेला जाएगा। बहरहाल सबको इंतजार है सेमीफाइनल मैचों का, और सबसे ज्यादा इंतजार है अगर हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी निजाद लोगों को, तो वो है 26 मार्च का, जब हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और पूरी उम्मीद इस बात की लोगों को है कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर शाहाना तरीके से फाइनल में पहुंचेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम अपने तीनों मेहमानों का, शैलेश चतुर्वेदी जी, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इशाउद्दीन और तारिक, आपका भी एक बार फिर शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर।
तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पार्लियामेंट अहाते में आतिशबाजी पर वजीर दाखिला ने मांगी रिपोर्ट। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दूर तक उठ रही थी लपटें और धुएं का गुबार। रेडियो पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मन की बात। कहा, किसानों का दर्द समझता हूं, मुसीबत की घड़ी में मैं उनके साथ। लैंड बिल पर भी दी सफाई। कौन सुनेगा किसानों के मन की बात। बारिश से बर्बाद हुई फसलें, बर्बादी का हाल लेने वाला कोई नहीं। सरकारी मदद की उम्मीद देख रहे हैं किसान। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की किसानों से मुलाकात जारी। लैंड बिल की मुखालफत में अप्रैल महीने में सोनिया रामलीला मैदान से शुरू करेंगी मुहिम। और आलमी कप क्रिकेट में अब सेमीफाइनल की बारी। 24 को न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से, लेकिन सबकी निगाहें 26 मार्च को होने वाले हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल पर। पार्लियामेंट अहाते में लगी आग के बाद वजारत दाखिला ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अफसरान से जांच कर फौरन सख्त कदम उठाने को भी कहा है। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट अहाते में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई थी। जबरदस्त आतिशबाजी के चलते दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई देने लगा तो आसपास के लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि आग की ऊंची लपटें काफी डरावनी दिख रही थीं। एसी प्लांट में धमाके के बाद आग लगने की बात कही जा रही है। हालांकि जल्द ही दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गईं और थोड़ी ही देर में उन्होंने आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और पार्लियामेंट जैसे हसास जगह पर आग लगने से सियासी हलकों के साथ ही हिफाजती अफसरान भी सख्ती में आ गए हैं। क्या कहना था इन अफसरान का, ये सुनते हैं। कोई पर्सन को इंजरी नहीं है, केवल डैमेज है वहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं। अब बाकी हमारी पूरी इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी हम कर रहे हैं कि क्या रीजंस रहे हैं। वो प्रॉपर जब इंक्वायरी हो जाएगी और पूरा कंट्रोल निकलेगा उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। क्या नुकसान किस तरह का रहा? क्या पूरा प्लांट जो है जल गया? हाँ, काफी जल गया है, लेकिन ये तो पूरा जब सीन को एनालाइज करेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितना उसमें जला है, कितना उसमें पोर्शन काम का है, क्या क्या है, तो उसके बाद ही हम वहाँ चल रहा था और उस कटिंग और वेल्डिंग में जो स्पार्क्स थे वो एक इंसुलेशन मटेरियल पे गिरे होंगे जरूर, और उसकी वजह से ये आग लगी। और जो डेंस ब्लैक स्मोक आप देख रहे थे वो इसी की वजह से था कि एक प्लास्टिक मटेरियल जल रहा। लेकिन आगे क्या एक सुरक्षा को लेकर कहीं ऐसा लगता है कि कोई लापरवाही बरती गई होगी? देखिए, आग लगी है तो कोई ना कोई लापरवाही जरूर हुई है। बिगैर लापरवाही की आग नहीं लग सकती है। और लाजमी बात है कि सुरक्षा में जरूर कोई जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं। और जो सीपीडब्ल्यूडी जो भी यहाँ पे एजेंसी थी जो इस काम को कार्य करा रही थी, काम करवा रही थी, उनको जरूर देखना चाहिए था कि इस काम को करने से पहले प्रिकॉशंस लेनी। पार्लियामेंट के यहाँ पे जो एसी प्लांट था उसमें आग लग गई थी। उसको जो है इमीडिएटली सूझबूझ से मैं ही स्पॉट पे ही पे था उस समय, और तुरंत सूझबूझ से उसको कंट्रोल भी कर लिया गया। सभी आदमी मिलकर जो है जितना है फायर टीम आई थी या कंट्रोल कर लिया गया। क्या वजह क्या रही? वेल्डिंग का काम चल रहा था। जनरल जो रूटीन वर्क में मेंटेनेंस का काम होता है वो चल रहा था। उसके चलते जो है स्पार्किंग से जो इंसुलेशन और प्लास्टिक का मटेरियल है उसमें आग पकड़ लिया और उससे वो आग लग गई। कोई हताहत नहीं हुआ? कोई हताहत नहीं, कोई हानि नहीं। बढ़ते हैं आगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए किसानों से मुखातिब हुए। पीएम ने किसानों के मसाइल और मशवरे पर बातचीत की। मन की बात में तहवील अराज़ी बिल पर सरकार के रुख को सबके सामने रखा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बिल 120 साल पहले आया था और अभी तक यही चलता रहा। 2013 में जो बिल आया वो जल्दबाजी में लाया गया था, जिसमें अब तब्दीली यानी कि तरमीम की जरूरत है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने उनकी हुकूमत में लाए गए तहवील अराज़ी बिल की तारीफ करते हुए कहा कि बिल के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि
कि इससे किसानों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नए बिल में हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा रखा गया है। मोदी ने कहा कि किसानों से जरूरत के मुताबिक जमीन ली जाएगी। किसी काम के लिए पहले बंजर जमीन ली जाएगी और फिर सरकारी जमीन का इस्तेमाल होगा और अगर जरूरत पड़ी तो खेती के लायक जमीन भी ली जाएगी। मोदी ने हाल ही में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों को हुए जबरदस्त नुकसान का जिक्र करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा और उसकी तलाफी के लिए खास मदद मुहैया कराई जाएगी। ये भी जानता हूं कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे, एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूं। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और मन की बात में तहवील अराजी बिल के सिलसिले में पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है, उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सत्य आप तक पहुंचाऊं। आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आजाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानंद के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज उठी, इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई इसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है। उधर पीएम मोदी की मन की बात से अपोजिशन जमातें मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि इस वक्त वादों का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त आ चुका है। ये 13 कानून क्या है उसका भी विवरण है इसमें। ये कानून रेलवे, हाईवे, मेट्रो जैसे बिजली के ट्रांसमिशन लाइन, इनके लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है वो इन कानूनों के तहत किया जाता है। और 2013 में पार्लियामेंट में जो पारित हुआ था सितंबर के महीने में, उसमें 105 सेक्शन में साफ कहा गया है कि 1 साल के अंदर इन कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी
ताकि इनमें भी मुआवजा 4 गुना बढ़ाया जाएगा और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। मन की बात मीठी बात हो सकती है, मगर सिर्फ बातें मीठी होने से काम नहीं होता, आपको उस पर कार्य करना होता है। आपने पिछले वर्ष भर में किसानों के लिए क्या किया? अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो किसानों की परिस्थिति बद से बदतर हो गई। और आज की परिस्थिति यह है कि बदकिस्मत किसान या हमारा बदकिस्मत देश की बदकिस्मती समझिए कि कुदरत ने भी एक ऐसी मार दी है कि सारे देश में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दें, किसानों को कोई मदद का पैकेज न दें, तुरंत उनकी तरफ हाथ न बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं किसानों के लिए के पास खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं है। हमने दुखद बात ये सुनी है कि अब तक तो किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करते थे, अब किसानों को फसल पर जाने के बाद हार्ट फेल होता हुआ केस नजर आ रहा है। दिल्ली के किसानों की जमीन छीनी ना जाए। मैं अभी जिस वक्त प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे किसानों के साथ, मैं दिल्ली में कुछ हजार किसानों के साथ एक संवाद कर रहा था। उन सबका ये कहना है साहब हमारी जमीन पे तलवार लटकी हुई है, कब हमें वहां से, हम 50-50, 60-60 साल से खेती कर रहे हैं वहां यमुना के किनारे, और कब हमें वहां से डंडा मार के भगा दिया जाएगा। सरकार हर महीने एक नोटिस दे देती है। तो ये सारी चीजें में भी इन सवालों के जवाब तो नहीं मिले। खबरनामा में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का। आप देखते रहिए आलमी समय। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन। हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीएम मोदी किसानों से मन की बात कर रहे हैं और किसानों के मन का हाल तो सभी को पता है, जो खेत में अपनी तबाह हुई फसलों को देखकर तशवीश में मुब्तला है, जिस पर न सिर्फ उनका कुनबा पलता है बल्कि मुल्क के लोगों के खाने का इंतजाम भी होता है। किसान बेचारगी से कहते हैं कि अगर सरकार ने मदद की तो वो लेंगे, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। पूरी फसल बर्बाद हो गई। 16 आना में करीब 4 आने 20 पैसा पर गेहूं शायद निकलेगा नहीं, वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरे खेत में पानी अब भी भरा है। देख लीजिए पूरे खेत में पानी भरा है कि नहीं भरा है। सरकार से आप लोग क्या, सरकार से अब क्या कहेंगे? सरकार जो समझ लो देना होगा देगा, नहीं देगा तो अब आत्मा में हाथ रख के तो बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। बहुत से ज्यादा। कितनी फसल बर्बाद हुई? अरे बहुत से बर्बाद है, लाखों बीघा की जमीन बर्बाद हो गई। कार जो कुछ देगी तो ले गए। तो अभी तक कोई आया? अबे कोई नहीं आया। वज़ीर आज़म की मन की बात पर किसानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ऊपर वाले कर्मचारी हो रहे खा पी के खाली कर दिया, किसान तक न पहुंचे तो मोदी क्या करेंगे या कोई सरकार क्या करेगी? ठीक है, जैसे दूर से पहाड़ हरा भरा दिखता है और वास्तविक जाने में वहां पे दिखता है कि पत्थर ही पत्थर है, जिसमें सर टकराने से अपनी ही नुकसान होनी है। ठीक वैसा ही ये नया कानून जो लेके आया, क्या आवश्यकता पड़ी जो 2013-14 के
नई कानून लेकर के आई यूपीए सरकार उसमें संशोधन करने की और नई कानून लेके आने की संशोधन करनी थी, तो उसमें जो खामियां हैं उनके लिए कुछ पॉइंट है, इसको ही संशोधन किया जाना था, न कि कोई नया भूमि अधिग्रहण बिल लाई जानी चाहिए। अच्छी बात करिए, लोगों की समझ में भी आई, लोग किसान लोगों का आज कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ा रही है किसानों में, गाँव में, क्षेत्र में। आपका गांव भोपाल से 5 किलोमीटर पे ही है जी। इस गांव में लोगों ने सुना, ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। इसमें सबसे खास बात ये लगी जो किसानों के तक जो चीज नहीं पहुंच पाती थी, जिससे समय पे बिजली नहीं मिल रही है, बिजली मिल गई तो पानी नहीं मिल रहा, पानी मिला तो लाइट नहीं मिली। आज उन्होंने भू अधिग्रहण की बात भी कही उन्होंने, पूछने का मतलब है कि जो भी किसानों के हित में बिल बनेगा, नियम बनेगा, वो किसानों के हित में होगा। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और जो बातें वो बता रहे हैं वो तो किसानों के हित की ही बात है। और ये भी बात सही है कि अगर कानून सही रहता तो 60 साल में तो किसानों का विकास हुआ ही होता। तो योजना तो किसानों से बहुत ज्यादा जो विरोध में नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल पर बात कर रहे हैं वो। भूमि अधिग्रहण बिल कुछ बवाल नहीं, वो सब विपक्षियों का जो है सिर्फ वो है, उसमें कुछ राजनीतिक स्ट्रेंथ है। बात से तो संतुष्ट हूँ और लोग भी संतुष्ट हैं, क्योंकि कार्य जो हो रहा है केंद्र सरकार का जो योजना है भूमि अधिग्रहण का जो है, ये सब कानून जो है ये किसान के हित में है। उधर कांग्रेस ने तहवील अराजी बिल के इशू पर पार्लियामेंट के बाद अब सड़क पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जराये के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी 5 अप्रैल को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली से खिताब करने वाली हैं। इस रैली में कांग्रेस के सभी दीगर बड़े लीडरान भी मौजूद रहेंगे और पूरे मुल्क से उन सभी किसानों को बुलाया जाएगा जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी का मंसूबा दिल्ली से मुतसिल रियासतों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी और पंजाब जैसी रियासतों से ज्यादा किसानों को बुलाने का है। रैली में तकरीबन 1 लाख किसान पहुंचेंगे। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि तहवील अराजी बिल को वो किसी भी हालत में राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। और इससे पहले कल सोनिया गांधी ने हरियाणा के कुछ गांवों का दौरा किया और किसानों से बात की। सोनिया गांधी ने भंडवा गांव जाकर बारिश से फसल को हुए नुकसानात का जायजा लिया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस से पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है और मुस्तकबिल में भी लड़ती रहेगी। इससे पहले कांग्रेस ने जुमे को राजस्थान में भी किसानों से मुलाकात की थी। आना है, उनका क्या मांग है? सही और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। आप क्या बोल रहे हैं? ये सरकारों का मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको मदद करे, मुआवजा दे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में कठुआ और सांबा में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अपोजिशन जमात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से इस मामले पर जवाब देने की मांग की। हंगामे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने असेंबली से वॉकआउट किया। एनसी जानना चाहती थी कि दहशतगर्द इस हमले को अंजाम देने में आखिर कैसे कामयाब हुए। Contradictory statements are coming from different quarters. The Honorable Chief Minister says non-state actors. Ministers from Delhi blame some particular element. They blame Pakistan. Some people in the state are saying it is the fault of the army and the BSF. J&K police yesterday said there is no contact. There is so much of contradiction. We brought in an adjournment motion because of these contradictions, because we wanted that there should be a discussion on this. The House business can be suspended. After all told, 9 people have died in 2 days, and it's a serious matter, and the House must discuss, and the House must know what are the reasons, what are the elements who are involved, what are the measures that are being taken to ensure that this does not reoccur, and who are the people who are to be blamed. And here is a strange situation. The MOS from PMO comes here to monitor the situation. Newspaper reports suggest Deputy CM is reporting to the Union Home Minister. What is the Home Department doing? What about the Chief Minister? All these issues could have been discussed, debated, and so the adjournment motion. But the Honourable Speaker did not even give the reasons for rejecting this adjournment motion. He simply said the motion is rejected.
वो करते हैं बिहार का, जहां लोक जनशक्ति पार्टी 27 मार्च को पार्टी की इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेगी। इसी साल बिहार में असेंबली इंतखाब होने हैं। एलजेपी अभी एनडीए में शामिल है। पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा है कि पार्टी की जानिब से पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कारकुनान का इजलास पहले ही बुलाया जा चुका है और उसी दिन पार्टी के कारकुनान के दरमियान मीटिंग में एलजेपी आइंदा की हिकमत अमली का इंकशाफ भी करेगी। और आईएएस ऑफिसर डीके रवि की मौत के मामले में पीर को असेंबली में इस मामले से जुड़ी तफसीली जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद मामले की सीबीआई जांच का ऐलान हो सकता है। वजीर आला का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए। इस मामले में आईएएस एसोसिएशन और कुनबे के आईएएस अफसर के डीके रवि की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग जारी थी। वजीर आला सिद्धारमैया पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के इल्जामात पर सीएम का कहना था कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने नहीं गया था, बल्कि उन्हें खिराज अकीदत पेश करने गया था। सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं छुपाएगी। वो डीके रवि के वालिदैन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। वजीर आला ने कहा कि मैं लोगों के जज्बात को समझता हूं। इस मौत के बाद पूरे कर्नाटक में धरना मुजाहरा जारी है। आईएएस अफसर रवि की मौत के पीछे बड़े बिल्डरों का हाथ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर इस मामले में सोनिया गांधी की हिदायत के बाद कर्नाटक के सीएम सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं। उधर डिजाइन नेक्स्ट इंडिया 2015 नामी एक फैशन शो का इनेकाद नोएडा में किया गया। एसएस मीडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस फैशन शो में यूपी, बिहार समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए फैशन डिजाइनर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में फैशन डिजाइनर्स ने अपने बेहतरीन कलेक्शन पेश कर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। ये शो उभरते हुए उन नए फैशन डिजाइनर्स के लिए किया गया था जिनकी माली हालत ठीक न होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और अपने हुनर का मुजाहरा नहीं कर पाते। प्रोग्राम में शरीक होकर नई उम्र के डिजाइनर्स काफी खुश नजर आए। डिजाइनर नेक्स्ट इंडिया प्रोग्राम में उन बच्चों के लिए है जो नए अभी अपकमिंग डिजाइनर्स है। बेसिकली वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू बडिंग डिजाइनर्स। आप ये समझ लें कि बड़े बड़े जितने डिजाइनर्स हैं उनके अंडर में उनको काम करना पड़ता है और उनका कोई टैगलाइन नहीं होता। टैगलाइन किसी और का होता है और मेहनत उनकी होती है। डिजाइनर नेक्स्ट इन्हीं बच्चों को हेल्प करते हैं, प्लस उसके अलावा जो फाइनेंशियल बिग डिजाइनर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। ये मेरा कलेक्शन जो है इंडो वेस्टर्न बेस्ट था। इसमें जितनी भी मेरी नॉलेज, पर्सनल नॉलेज थी, मैंने मतलब बचपन से ही मुझे स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, इसका जो शौक था वो सब चीज मैंने अपनी ड्रेसेस के अंदर क्रिएटिविटी दिखाई है। और मेरे बाबूजी ने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। वो चाहते थे कि मेरी बेटियां पढ़ना चाहती है पढ़े, आगे बढ़ना चाहती है आगे बढ़े, लेकिन अभी मेरे बाबूजी नहीं है तो मैं ये शो उनको ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ। और उनका सपना था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, इंशाअल्लाह वो मैं जरूर करूंगी और एक फेमस डिजाइनर बनकर रहूंगी। उधर मुंबई के भिवंडी में राज्य एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ऑल इंडिया मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे की सदारत रुकन असेंबली अबू आजमी ने की। मुशायरे में गुलजार दहलवी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी, नदीम शाद, कमाल प्रतापगढ़ी और दीगर कई मशहूर शुआरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। हजारों की तादाद में मौजूद सामीन ने खूब दाद दी और कलाम से महसूस भी हुए। किसी वजह से पास। अब खबरनामा में वक्त है एक ब्रेक का और लौटेंगे तो देखेंगे आलमी खबरें। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आलमी समय में आप देख रहे हैं खबरनामा। पेश है कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। यमन से शुरुआत करते हैं। यमन में अलकायदा के जंगजुओं ने जुनूबी रियासत लाहजा के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल यमनी फौज और अलकायदा जंगजुओं के दरमियान खूनी झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 20 फौजी हलाक हो गए हैं। मकामी बाशिंदों और सरकारी अफसरान का कहना है कि यह वाकया दारुल हुकूमत सना की 2 मसाजिद में हुए बम धमाकों के कुछ घंटों बाद ही हो गया। जुमे की रात अरब में कायम अलकायद तंजीम के जंगजुओं और यमनी फौज के दरमियान लड़ाई जारी रही। मकामी बाशिंदों का कहना है कि फौज ने अलकायद के जंगजुओं को इलाका खाली करके भागने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद यमन की फौज की 2 टुकड़ियां लाहज रियासत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गईं और इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने नौरोज के मौके पर कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हक को मुस्तहकम किया है और पाबंदियों के शिकंजे को तोड़ दिया है। उनका कहना था कि दुनिया की बड़ी ताकतें ये समझ चुकी हैं कि धमकियां और पाबंदियों से कुछ नहीं होने वाला और ये दुरुस्त तरीका यह होगा कि ईरानी कौम के साथ वकार के साथ मुआहदा किया जाए। उनका कहना था कि ईरान ने पाबंदियों को खत्म कर दिया है और वो अपने अजीम मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हसन रूहानी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमरीका समेत 6 आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत कर रही हैं और किसी मुमकिन माहिदे तक पहुंचने के लिए उनकी मुकर्रर करदा डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। और बात क्रिकेट की। आलमी कप 2015 का नया ताज किसके सर जाएगा, इसका फैसला सिर्फ 2 कदम दूर है। अब सिर्फ सेमीफाइनल के मुकाबले बाकी हैं, जिसके बाद 29 मार्च को खिताबी मुकाबला होना है। हालांकि पहला सेमीफाइनल 24 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान है, जबकि दूसरा मुकाबला हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 मार्च को होना है। पहले मुकाबले की दोनों टीमें अभी तक आलमी कप क्रिकेट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई हैं, इसलिए सभी की नजर दूसरे सेमीफाइनल में होने वाले हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर ज्यादा है, क्योंकि जहां हिंदुस्तान टीम दिफाई चैंपियन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 4 मरतबा आलमी कप जीत चुकी है। और आलमी कप क्रिकेट 2015 के पहले सेमीफाइनल के मुकाबले की एक मरतबा फिर बात करते हैं, जहां न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए अपने ग्रुप में सबसे ऊपर थी और उसके तमाम खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका की उस टीम से है जिसके जांबाज किसी भी टीम को शिकस्त देने की काबिलियत रखते हैं। यह अलग बात है कि आलमी कप मुकाबलों में अब तक ये टीम बदकिस्मती का शिकार रही है। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मैच में टीम की शिकस्त में अंपायरिंग के किरदार पर बांग्लादेश में अब भी नाराजगी का दौर जारी है। पहले तो आईसीसी सदर मुस्तफा कमाल, जो बांग्लादेश के ही हैं, उन्होंने कहा कि अंपायरों ने हिंदुस्तान के हक में 1-2 बार नहीं बल्कि 12 मरतबा जानबूझकर गलतियां की। उन्होंने तो अंपायर के फिक्स्ड होने का इल्जाम भी आयद कर दिया। कमाल के बयान से उठी आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना कमाल मुस्तफा की हिमायत में आ गई हैं। शेख हसीना के मुताबिक अंपायर्स की गलतियों के सबब ही हिंदुस्तान जीत पाया, वरना बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में खेलने की तैयारी कर रही होती। उधर खबर ऐसी आ रही है कि अंपायर्स आईसीसी सदर के बयानों से काफी नाराज हैं और उन्होंने सेमीफाइनल से पहले हड़ताल पर जाने की भी धमकी दे दी है। और खबरनामे के आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पार्लियामेंट अहाते में आतिशज़दगी पर वज़ीर दाखिला ने मांगी रिपोर्ट। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, दूर तक उठ रही थीं लपटें और धुएं का गुबार। आकाशवाणी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मन की बात, कहा किसानों का दर्द समझता हूं, मुसीबत की घड़ी में मैं उनके साथ। तो लैंड बिल पर भी की सफाई। कौन सुनेगा किसानों के मन की बात, बारिश से बर्बाद हुई फसलें, बर्बादी का हाल लेने वाला कोई नहीं, सरकारी मदद की उम्मीद देख रहे हैं किसान। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की किसानों से मुलाकात जारी, तहवील अराजी बिल की मुखालफत में अप्रैल महीने में सोनिया रामलीला मैदान में शुरू करेंगी मुहिम। और आलमी कप क्रिकेट में अब सेमीफाइनल की बारी। 24 को न्यूजीलैंड का मुकाबला है जनूबी अफ्रीका से, लेकिन सबकी निगाहें 26 मार्च को होने वाले हिंद ऑस्ट्रेलिया मुकाबले पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको हम बता दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय लाइव पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।
बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या सात समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केशकिल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पार्लियामेंट अहाते में आतिशबाजी पर वजीर दाखिला ने मांगी रिपोर्ट। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दूर तक उठ रही थी लपटें और धुएं का गुबार। रेडियो पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मन की बात। कहा, किसानों का दर्द समझता हूं, मुसीबत की घड़ी में मैं उनके साथ। लैंड बिल पर भी दी सफाई। कौन सुनेगा किसानों के मन की बात। बारिश से बर्बाद हुई फसलें, बर्बादी का हाल लेने वाला कोई नहीं। सरकारी मदद की उम्मीद देख रहे हैं किसान। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की किसानों से मुलाकात जारी। लैंड बिल की मुखालफत में अप्रैल महीने में सोनिया रामलीला मैदान से शुरू करेंगी मुहिम। और आलमी कप क्रिकेट में अब सेमीफाइनल की बारी। 24 को न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से, लेकिन सबकी निगाहें 26 मार्च को होने वाले हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल पर। पार्लियामेंट अहाते में लगी आग के बाद वजारत दाखिला ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अफसरान से जांच कर फौरन सख्त कदम उठाने को भी कहा है। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट अहाते में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई थी। जबरदस्त आतिशबाजी के चलते दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई देने लगा तो आसपास के लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि आग की ऊंची लपटें काफी डरावनी दिख रही थीं। एसी प्लांट में धमाके के बाद आग लगने की बात कही जा रही है। हालांकि जल्द ही दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गईं और थोड़ी ही देर में उन्होंने आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और पार्लियामेंट जैसे हसास जगह पर आग लगने से सियासी हलकों के साथ ही हिफाजती अफसरान भी सख्ती में आ गए हैं। क्या कहना था इन अफसरान का, ये सुनते हैं। कोई पर्सन को इंजरी नहीं है, केवल डैमेज है वहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं। अब बाकी हमारी पूरी इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी हम कर रहे हैं कि क्या रीजंस रहे हैं, वो प्रॉपर जब इंक्वायरी हो जाएगी और पूरा कंट्रोल निकलेगा उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। क्या नुकसान किस तरह का रहा? क्या पूरा प्लांट जो है जल गया? हाँ, काफी जल गया है, लेकिन ये तो पूरा जब सीन को एनालाइज करेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितना उसमें जला है, कितना उसमें पोर्शन काम का है, क्या क्या है, तो उसके बाद ही हम वहाँ चल रहा था और उस कटिंग और वेल्डिंग में जो स्पार्क्स थे वो एक इंसुलेशन मटेरियल पे गिरे होंगे जरूर, और उसकी वजह से ये आग लगी। और जो डेंस ब्लैक स्मोक आप देख रहे थे वो इसी की वजह से था कि एक प्लास्टिक मटेरियल जल रहा। लेकिन आगे क्या एक सुरक्षा को लेकर कहीं कैसा लगता है कि कोई लापरवाही बरती गई होगी? देखिए, आग लगी है तो कोई ना कोई लापरवाही जरूर हुई है। बिगैर लापरवाही की आग नहीं लग सकती है। और लाजमी बात है कि सुरक्षा में जरूर कोई जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं। और जो सीपीडब्ल्यूडी जो भी यहाँ पे एजेंसी थी जो इस काम को कार्य करा रही थी, काम करवा रही थी, उनको जरूर देखना चाहिए था कि इस काम को करने से पहले प्रिकॉशंस लेनी।
पार्लियामेंट के यहाँ पे जो एसी प्लांट था उसमें आग लग गई थी। उसको जो है इमीडिएटली सूझबूझ से मैं ही स्पॉट पे ही पे था उस समय, और तुरंत सूझबूझ से उसको कंट्रोल भी कर लिया गया। सभी आदमी मिलकर जो है जितना है फायर टीम आई थी या कंट्रोल कर लिया गया। क्या वजह क्या रही? वेल्डिंग का काम चल रहा था, जनरल जो रूटीन वर्क में मेंटेनेंस का काम होता है वो चल रहा था। उसके चलते जो है स्पार्किंग से जो इंसुलेशन और प्लास्टिक का मटेरियल उसमें आग पकड़ लिया और उससे वो आग लग गई। कोई हताहत नहीं हुआ? कोई हताहत नहीं, कोई हानि नहीं। बढ़ते हैं आगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए किसानों से मुखातिब हुए। पीएम ने किसानों के मसाइल और मशवरे पर बातचीत की। मन की बात में तहवील अराज़ी बिल पर सरकार के रुख को सबके सामने रखा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बिल 120 साल पहले आया था और अभी तक यही चलता रहा। 2013 में जो बिल आया वो जल्दबाजी में लाया गया था, जिसमें अब तब्दीली यानी कि तरमीम की जरूरत है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने उनकी हुकूमत में लाए गए तहवील अराज़ी बिल की तारीफ करते हुए कहा कि बिल के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नए बिल में हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा रखा गया है। मोदी ने कहा कि किसानों से जरूरत के मुताबिक जमीन ली जाएगी। किसी काम के लिए पहले बंजर जमीन ली जाएगी और फिर सरकारी जमीन का इस्तेमाल होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो खेती के लायक जमीन भी ली जाएगी। मोदी ने हाल ही में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों को हुए जबरदस्त नुकसान का जिक्र करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा और उसकी तलाफी के लिए खास मदद मुहैया कराई जाएगी। ये भी जानता हूं कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे, एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूं। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और मन की बात में तहवील अराज़ी बिल के सिलसिले में पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है, उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सत्य आप तक पहुंचाऊं। आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आजाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानंद के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज उठी, इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई इसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है।
उधर पीएम मोदी के मन की बात से अपोजिशन जमातें मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि इस वक्त वादों का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त आ चुका है। ये 13 कानून क्या है उसका भी विवरण है इसमें। ये कानून रेलवे, हाईवे, मेट्रो जैसे बिजली के ट्रांसमिशन लाइन, इनके लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है वो इन कानूनों के तहत किया जाता है। और 2013 में पार्लियामेंट में जो पारित हुआ था सितंबर के महीने में, उसमें 105 सेक्शन में साफ कहा गया है कि 1 साल के अंदर इन कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी ताकि इनमें भी मुआवजा 4 गुना बढ़ाया जाएगा और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। मन की बात मीठी बात हो सकती है, मगर सिर्फ बातें मीठी होने से काम नहीं होता, आपको उस पर कार्य करना होता है। आपने पिछले वर्ष भर में किसानों के लिए क्या किया? अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो किसानों की परिस्थिति बद से बदतर हो गई। और आज की परिस्थिति यह है कि बदकिस्मत किसान या हमारा बदकिस्मत देश की बदकिस्मती समझिए कि कुदरत ने भी एक ऐसी मार दी है कि सारे देश में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दें, किसानों को कोई मदद का पैकेज न दें, तुरंत उनकी तरफ हाथ न बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं किसानों के लिए के पास खुदकुशी के बाद और कोई रास्ता नहीं है। हमने दुखद बात ये सुनी है कि अब तक तो किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करते थे, अब किसानों को फसल पर जाने के बाद हार्ट फेल होता हुआ केस नजर आ रहा है। दिल्ली के किसानों की जमीन छीनी ना जाए। मैं अभी जिस वक्त प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे किसानों के साथ, मैं दिल्ली में कुछ हजार किसानों के साथ एक संवाद कर रहा था। उन सबका ये कहना है साहब हमारी जमीन पे तलवार लटकी हुई है, कब हमें वहां से, हम 50-50, 60-60 साल से खेती कर रहे हैं वहां यमुना के किनारे, और कब हमें वहां से डंडा मार के भगा दिया जाएगा। सरकार हर महीने एक नोटिस दे देती है। तो ये सारी चीजें में भी इन सवालों के जवाब तो नहीं मिले। खबरनामा में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का। आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीएम मोदी किसानों से मन की बात कर रहे हैं और किसानों के मन का हाल तो सभी को पता है, जो खेत में अपनी तबाह हुई फसलों को देखकर तशवीश में मुब्तला है, जिस पर न सिर्फ उनका कुनबा पलता है बल्कि मुल्क के लोगों के खाने का इंतजाम भी होता है। किसान बेचारगी से कहते हैं कि अगर सरकार ने मदद की तो वो लेंगे, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। पूरी फसल बर्बाद हो गई। 16 आना में करीब 4 आने 20 पैसा पर गेहूं साइड निकलेगा नहीं, वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरे खेत में पानी अब भी भरा है। देख लीजिए पूरे खेत में पानी भरा है कि नहीं भरा है। सरकार से आप लोग कहते हैं, सरकार से अब क्या कहेंगे? सरकार जो समझ ले देना होगा देगा, नहीं देगा तो अब आत्मा में हाथ रख के तो बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। बहुत से ज्यादा। कितनी फसल बर्बाद हुई? अरे बहुत से बर्बाद है, लाखों बीघा की जमीन बर्बाद हो गई। कार जो कुछ देगी तो लेंगे। तो अभी तक कोई आया? अभी कोई नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात पर किसानों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। ऊपर वाले कर्मचारी हो रहे खा पी के खाली कर दिया, किसान तक न पहुंचे तो मोदी क्या करेंगे या कोई सरकार क्या करेगी? ठीक है, जैसे दूर से पहाड़ हरा भरा दिखता है और वास्तविक जाने में वहां पे दिखता है कि पत्थर ही पत्थर है, जिसमें सर टकराने से अपनी ही नुकसान होनी है। ठीक वैसा ही ये नया कानून जो लेके आया, क्या आवश्यकता पड़ी जो 2013-14 के नई कानून लेकर के आई यूपीए सरकार, उसमें संशोधन करने की और नई कानून लेके आने की? संशोधन करनी थी तो उसमें जो खामियां हैं उनके लिए कुछ पॉइंट है, इसको ही संशोधन किया जाना था, न कि कोई नया भूमि अधिग्रहण बिल लाई जानी चाहिए।
अच्छी बात करी है, लोगों की समझ में भी आई। लोग किसान लोगों का आज कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ा रही है किसानों में, गाँव में, क्षेत्र में। आपका गांव भोपाल से 5 किलोमीटर पे ही है जी। इस गांव में लोगों ने सुना, ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। इसमें सबसे खास बात ये लगी जो किसानों के तक जो चीज नहीं पहुंच पाती थी, जिससे समय पे बिजली नहीं मिल रही है, बिजली मिल गई तो पानी नहीं मिल रहा, पानी मिला तो लाइट नहीं मिली। आज उन्होंने भू अधिग्रहण की बात भी कही उन्होंने। भू अधिग्रहण मतलब है कि जो भी किसानों के हित में बिल बनेगा, नियम बनेगा, वो किसानों के हित में होगा। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और जो बातें वो बता रहे हैं वो तो किसानों के हित की ही बात है। और ये भी बात सही है कि अगर कानून सही रहता तो 60 साल में तो किसानों का विकास हुआ ही होता। तो योजना तो किसानों से बहुत ज्यादा जो विरोध में नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल पर बात कर रहे हैं वो। भूमि अधिग्रहण बिल कुछ बवाल नहीं, वो सब विपक्षियों का जो है सिर्फ वो है, उसमें कुछ राजनीतिक स्ट्रेंथ है। बात से तो संतुष्ट हूँ और लोग भी संतुष्ट हैं, क्योंकि कार्य जो हो रहा है केंद्र सरकार का जो योजना है भूमि अधिग्रहण का जो है, ये सब कानून जो है ये किसान के हित में है। उधर कांग्रेस ने तहवील अराजी बिल के इशू पर पार्लियामेंट के बाद अब सड़क पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जराये के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी 5 अप्रैल को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली से खिताब करने वाली हैं। इस रैली में कांग्रेस के सभी दीगर बड़े लीडरान भी मौजूद रहेंगे और पूरे मुल्क से उन सभी किसानों को बुलाया जाएगा जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी का मंसूबा दिल्ली से मुत्तसिल रियासतों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी और पंजाब जैसी रियासतों से ज्यादा किसानों को बुलाने का है। रैली में तकरीबन 1 लाख किसान पहुंचेंगे। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि तहवील अराजी बिल को वो किसी भी हालत में राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। इससे पहले कल सोनिया गांधी ने हरियाणा के कुछ गांवों का दौरा किया और किसानों से बात की। सोनिया गांधी ने भंडवा गांव जाकर बारिश से फसल को हुए नुकसानात का जायजा लिया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस से पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है और मुस्तकबिल में भी लड़ती रहेगी। इससे पहले कांग्रेस ने जुमे को राजस्थान में भी किसानों से मुलाकात की थी। आना है, उनका क्या मांग है? सही और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। क्या बोल रहे हैं ये सरकारों का मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको मदद करे, मुआवजा दे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में कठुआ और सांबा में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अपोजिशन जमात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से इस मामले पर जवाब देने की मांग की। हंगामे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने असेंबली से वॉकआउट किया। एनसी जानना चाहती थी कि दहशतगर्द इस हमले को अंजाम देने में आखिर कैसे कामयाब हुए। Contradictory statements are coming from different quarters. The Honorable Chief Minister says non-state actors. Ministers from Delhi blame some particular element. They blame Pakistan. Some people in the state are saying it is the fault of the army and the BSF. J&K police yesterday said there is no contact. There is so much of contradiction. We brought in an adjournment motion because of these contradictions, because we wanted that there should be a discussion on this. The House business can be suspended. After all told, 9 people have died in 2 days, and it's a serious matter, and the House must discuss, and the House must know what are the reasons, what are the elements who are involved, what are the measures that are being taken to ensure that this does not reoccur, and who are the people who are to be blamed. And here is a strange situation. The MOS from PMO comes here to monitor the situation. Newspaper reports suggest Deputy CM is reporting to the Union Home Minister. What is the Home Department doing? What about the Chief Minister? All these issues could have been discussed, debated, and so the adjournment motion. But the Honourable Speaker did not even give the reasons for rejecting this adjournment motion. He simply said the motion is rejected. वो करते हैं बिहार का, जहां लोक जनशक्ति पार्टी 27 मार्च को पार्टी की इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेगी। इसी साल बिहार में असेंबली इंतखाब होने हैं। एलजेपी अभी एनडीए में शामिल है। पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा है कि पार्टी की जानिब से पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कारकुनान का इजलास पहले ही बुलाया जा चुका है और उसी दिन पार्टी के कारकुनान के दरमियान मीटिंग में एलजेपी आइंदा की हिकमत अमली का इंकशाफ भी करेगी।
आईएएस ऑफिसर डीके रवि की मौत के मामले में पीर को असेंबली में इस मामले से जुड़ी तफसीली जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद मामले की सीबीआई जांच का ऐलान हो सकता है। वजीर आला का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए। इस मामले में आईएएस एसोसिएशन और कुनबे के आईएएस अफसर के डीके रवि की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग जारी थी। वजीर आला सिद्धारमैया पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के इल्जामात पर सीएम का कहना था कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने नहीं गया था, बल्कि उन्हें खिराज अकीदत पेश करने गया था। सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं छुपाएगी, वो डीके रवि के वालिदैन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। वजीर आला ने कहा कि मैं लोगों के जज्बात को समझता हूं। इस मौत के बाद पूरे कर्नाटक में धरना मुजाहरा जारी है। आईएएस अफसर रवि की मौत के पीछे बड़े बिल्डरों का हाथ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर इस मामले में सोनिया गांधी की हिदायत के बाद कर्नाटक के सीएम सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं। उधर डिजाइन नेक्स्ट इंडिया 2015 नामी एक फैशन शो का इनेकाद नोएडा में किया गया। एसएस मीडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस फैशन शो में यूपी, बिहार समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए फैशन डिजाइनर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में फैशन डिजाइनर्स ने अपने बेहतरीन कलेक्शन पेश कर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। यह शो उभरते हुए उन नए फैशन डिजाइनर्स के लिए किया गया था जिनकी माली हालत ठीक न होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और अपने हुनर का मुजाहरा नहीं कर पाते। प्रोग्राम में शरीक होकर नई उम्र के डिजाइनर्स काफी खुश नजर आए। डिजाइनर नेक्स्ट इंडिया प्रोग्राम में उन बच्चों के लिए है जो नए अभी अपकमिंग डिजाइनर्स है। बेसिकली वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू बडिंग डिजाइनर्स। आप ये समझ लें कि बड़े बड़े जितने डिजाइनर्स हैं उनके अंडर में उनको काम करना पड़ता है और उनका कोई टैगलाइन नहीं होता कि टैगलाइन किसी और का होता है और मेहनत उनकी होती है। डिजाइनर नेक्स्ट इन्हीं बच्चों को हेल्प करते हैं, प्लस उसके अलावा जो फाइनेंशियल बिग डिजाइनर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। ये मेरा कलेक्शन जो है इंडो वेस्टर्न बेस्ट था। इसमें जितनी भी मेरी नॉलेज, पर्सनल नॉलेज थी, मैंने मतलब बचपन से ही मुझे स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, इसका जो शौक था वो सब चीज मैंने अपनी ड्रेसेस के अंदर क्रिएटिविटी दिखाई है। और मेरे बाबूजी ने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। वो चाहते थे कि मेरी बेटियां पढ़ना चाहती है पढ़े, आगे बढ़ना चाहती है आगे बढ़े, लेकिन अभी मेरे बाबूजी नहीं है। तो मैं ये शो उनको ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ और उनका सपना था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। इंशाअल्लाह वो मैं जरूर करूंगी और एक फेमस डिजाइनर बनकर रहूंगी। उधर मुंबई के भिवंडी में राज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ऑल इंडिया मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे की सदारत रुकन असेंबली अबू आजमी ने की। मुशायरे में गुलजार दहलवी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी, नदीम शाद, कमाल प्रतापगढ़ी और दीगर कई मशहूर शुअरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। हजारों की तादाद में मौजूद सामीन ने खूब दाद दी और कलाम से महसूस भी हुए। किसी वजह से पास। अब खबरनामे में वक्त है एक ब्रेक का और लौटेंगे तो देखेंगे आलमी खबरें। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.almisahara.com। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आलमी समय में आप देख रहे हैं खबरनामा। पेश है कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। यमन से शुरुआत करते हैं। यमन में अलकायदा के जंगजुओं ने जुनूबी रियासत लाहजा के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल यमनी फौज और अलकायदा जंगजुओं के दरमियान खूनी झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 20 फौजी हलाक हो गए हैं। मकामी बाशिंदों और सरकारी अफसरान का कहना है कि यह वाकया दारुल हुकूमत सना की 2 मसाजिद में हुए बम धमाकों के कुछ घंटों बाद ही हो गया। जुमे की रात अरब में कायम अलकायद तंजीम के जंगजुओं और यमनी फौज के दरमियान लड़ाई जारी रही। मकामी बाशिंदों का कहना है कि फौज ने अलकायद के
जंगजुओं को इलाका खाली करके भागने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद यमन की फौज की 2 टुकड़ियां लाहज रियासत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गईं और इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने नौरोज के मौके पर कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हक को मुस्तहकम किया है और पाबंदियों के शिकंजे को तोड़ दिया है। उनका कहना था कि दुनिया की बड़ी ताकतें ये समझ चुकी हैं कि धमकियां और पाबंदियों से कुछ नहीं होने वाला और ये दुरुस्त तरीका यह होगा कि ईरानी कौम के साथ वकार के साथ मुआहदा किया जाए। उनका कहना था कि ईरान ने पाबंदियों को खत्म कर दिया है और वो अपने अजीम मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हसन रूहानी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमरीका समेत 6 आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत कर रही हैं और किसी मुमकिन मुआहदे तक पहुंचने के लिए उनकी मुकर्रर करदा डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। और बात क्रिकेट की, आलमी कप 2015 का नया ताज किसके सर जाएगा, इसका फैसला सिर्फ 2 कदम दूर है। अब सिर्फ सेमीफाइनल के मुकाबले बाकी हैं, जिसके बाद 29 मार्च को खिताबी मुकाबला होना है। हालांकि पहला सेमीफाइनल 24 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान है, जबकि दूसरा मुकाबला हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 मार्च को होना है। पहले मुकाबले की दोनों टीमें अभी तक आलमी कप क्रिकेट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई हैं, इसलिए सभी की नजर दूसरे सेमीफाइनल में होने वाले हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर ज्यादा है, क्योंकि जहां हिंदुस्तानी टीम दिफाई चैंपियन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 4 मरतबा आलमी कप जीत चुकी है। और आलमी कप क्रिकेट 2015 के पहले सेमीफाइनल के मुकाबले की एक मरतबा फिर बात करते हैं, जहां न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए अपने ग्रुप में सबसे ऊपर थी और उसके तमाम खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका की उस टीम से है जिसके जांबाज किसी भी टीम को शिकस्त देने की काबिलियत रखते हैं। यह अलग बात है कि आलमी कप मुकाबलों में अब तक ये टीम बदकिस्मती का शिकार रही है। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मैच में टीम की शिकस्त में अंपायरिंग के किरदार पर बांग्लादेश में अब भी नाराजगी का दौर जारी है। पहले तो आईसीसी सदर मुस्तफा कमाल, जो बांग्लादेश के ही हैं, उन्होंने कहा कि अंपायरों ने हिंदुस्तान के हक में 1-2 बार नहीं बल्कि 12 मरतबा जानबूझकर गलतियां की। उन्होंने तो अंपायर के फिक्स्ड होने का इल्जाम भी आयद कर दिया। कमाल के बयान से उठी आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना कमाल मुस्तफा की हिमायत में आ गई हैं। शेख हसीना के मुताबिक अंपायर्स की गलतियों के सबब ही हिंदुस्तान जीत पाया, वरना बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में खेलने की तैयारी कर रही होती। उधर खबर ऐसी आ रही है कि अंपायर्स आईसीसी सदर के बयानों से काफी नाराज हैं और उन्होंने सेमीफाइनल से पहले हड़ताल पर जाने की भी धमकी दे दी है। और खबरनामे के आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पार्लियामेंट अहाते में आतिशज़दगी पर वज़ीर दाखिला ने मांगी रिपोर्ट। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, दूर तक उठ रही थीं लपटें और धुएं का गुबार। आकाशवाणी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से की मन की बात, कहा किसानों का दर्द समझता हूं, मुसीबत की घड़ी में मैं उनके साथ, तो लैंड बिल पर भी की सफाई। कौन सुनेगा किसानों के मन की बात, बारिश से बर्बाद हुई फसलें, बर्बादी का हाल लेने वाला कोई नहीं, सरकारी मदद की उम्मीद देख रहे हैं किसान। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की किसानों से मुलाकात जारी, तहवील अराजी बिल की मुखालफत में अप्रैल महीने में सोनिया रामलीला मैदान में शुरू करेंगी मुहिम। और आलमी कप क्रिकेट में अब सेमीफाइनल की बारी, 24 को न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से, लेकिन सबकी निगाहें 26 मार्च को होने वाले हिंद ऑस्ट्रेलिया मुकाबले पर।